गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस ऑफ प्रोटॉन इंस्टीट्यूट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमने जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने रिएक्शन विद SOCl2 पढ़ी थी, जिसमें मैंने विदाउट पिरिडिन और विद पिरिडिन और विद स्टीरियो के साथ आपको बताया था कि प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा। ठीक है, विदाउट पिरिडिन आपको पता है SNI रिएक्शन थी और कॉन्फ़िगरेशन उसका रिटेन था। ठीक है, और विद पिरिडिन इन्वर्जन प्रतिपन्न हो गया था SN2। फिर भी मैंने बोला था बेटा SN2 को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए केवल ध्यान रख लो कि ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि हमें आगे वही डिस्कस करना है। चलो ठीक है, अब हम जो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे उसमें पहली हमने पढ़ी फ्रॉम एल्केन, दूसरी हमने पढ़ी फ्रॉम एल्कीन, थर्ड जो हम चला रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे फ्रॉम एल्कोहल। और बेटा एल्कोहल में हमने रिएक्शन विद PX3 एंड PX5, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद HX, ये तो HX, हाँ ये तो हम पढ़ चुके, सॉरी HX नहीं पढ़ा, सॉरी आज पढ़ना है हमको ना। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं इसका C पार्ट, उसमें आपके आएगा बेटा रिएक्शन विद HX, यानी HX के साथ अभिक्रिया। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया? HX के साथ अभिक्रिया। इसमें बेटा आप एल्कोहल लें और बेटा एल्कोहल की रिएक्शन आप HX से करवाएं। जब आप इस एल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाओगे ना तो यहाँ से ये H2O बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? H2O, क्योंकि देखो H पे तो प्लस आएगा और X पे माइनस आएगा। ये H प्लस इस OH माइनस रिएक्ट कर जाएगा, H2O बाहर निकल गया। और बेटा H2O बाहर निकलने के बाद क्या आपको ये मिलेगा। एक चीज और ध्यान देना, इसमें आपको निर्जल ZnCl2, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जल ZnCl2 या एनहाइड्रस ZnCl2 वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, ये एक बार उत्प्रेरक का काम करे, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करे। आप सोच रहे होंगे कि मैडम इसको ऐड करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा। आगे सुनो बेटा, सबसे पहले अब ये HX का बॉन्ड टूट रहा है ना, तो आप मुझे इसकी रिएक्टिविटी बताएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ HX बताएंगे आप मुझे। आप बताओ HX में आप HF ले सकते हो, आप HCl ले सकते हो, आप HBr ले सकते हो, बेटा HI ले सकते हो। मुझे बताइए बेटा इनमें से कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जहाँ वीक ओवरलैपिंग होगी। तो बेटा हाइड्रोजन तो सब में सेम है ना, साइज ही का डिफरेंस आ रहा है, बड़ा साइज होगा तो वीक ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। साइज के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, बंध ऊर्जा कम हो जाती है। इधर से इधर जाने पर बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो बॉन्ड फटाफट टूटेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। एक बार वही मैकेनिज्म लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल HX ये ब्रेक कर गया H प्लस और X माइनस में। ठीक है, ये HX जो है बेटा स्टेप फर्स्ट में इस अल्कोहल पे रिएक्ट करता है RCH2OH। ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा बेटा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वहीं H प्लस अटैक करेगा। जब ये O पे अटैक करेगा तो RCH2O और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। फिर बेटा मैंने आपको बता रखा है कि OH इजीली रिमूव नहीं होता, OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बन सकता। नहीं पता तो अब समझे, जिनको नहीं पता वो अब समझे। OH आसानी से बाहर नहीं निकलता है, OH का प्रोटोनीकरण करने के बाद, प्रोटोनेशन करने के बाद ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है। जब कभी रिएक्शन में OH को हटाना है तो आप उसका प्रोटोनेशन कर दीजिए, वो इजीली रिमूव हो जाएगा, वो बेटर लीविंग ग्रुप बन जाएगा, अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, अच्छा अवशिष्ट समूह बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में जब बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बाहर निकलेगा ना, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव आने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेप सेकंड जो होगा उसमें हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जो पहला स्टेप है उसको क्या बोल रहे हैं? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहले स्टेप में किसका प्रोटोनेशन हुआ बेटा? एल्कोहल का। दूसरे में H2O बाहर आ चुका है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये H2O बाहर निकल गया। स्लो स्टेप हमारा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा बेटा, तो RCH2 पॉजिटिव और बाहर क्या आ गया? H2। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चा? कार्बोकेटायन का।
किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? कार्बोकेटायन, एंड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 संकरण रहेगा ना इसमें। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रही है मेरी बात? देखो ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ध्यान देना, देखो थोड़ा सा एक बार, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटायन पे अब कौन अटैक करेगा बेटा? X माइनस, और ये बन जाएगा RCH2X। ये प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है। इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। मध्यवर्ती कौन बना इस रिएक्शन के अंदर? कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है। ये स्लो स्टेप है, और वो कौन सा है? फास्ट। फटाफट इंटरमीडिएट बनते ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है बेटा। सुनिएगा, अगर हम बात करें, जैसे हमने HX की तो बात कर ली कि अगर हम डिफरेंट टाइप के HX लेंगे तो कौन सा HX इजीली रिएक्ट करेगा। बट अब बात आ रही है कि ये अल्कोहल भी तो अलग अलग हो सकता है ना। सॉरी, गया कि गायब हो गया? लिखा था ना अपने रिएक्शन अभी, ROH प्लस H2, ध्यान है? सॉरी, ROH प्लस HX, H2 बाहर आ गया था, याद है क्या? लिखी थी ना अभी रिएक्शन मैंने, याद है ना? ये HX बॉन्ड टूट रहा था। तो ये अल्कोहल भी तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये अल्कोहल कौन कौन से लें, आप मुझे बताएं। ये रिएक्शन आगे जाएगी, मतलब कार्बोकेटायन जल्दी बन जाएगा, तो प्रोडक्ट भी तो फटाफट आएगा, यानी वो स्टेप अपने आप आ जाएगी। ये रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी, मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कब बनेगा? अब आप देखें, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो देखो इधर RCH2OH, इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस 1 डिग्री अल्कोहल में बेटा जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यही बनेगा। बताओ कैसे? क्योंकि यही तो बॉन्ड टूटने वाला है ना, H प्लस इस पर अटैक करेगा, H2 बाहर आएगा। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसका कार्बोकेटायन क्या बेटा ये फॉर्म होगा, यानी ये तो हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटायन और ये हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर बेटा आपने 3 डिग्री लिया अल्कोहल और उसमें ये बॉन्ड तोड़ दिया ना बेटा आपने, तो क्या ये बेटा 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, 3 डिग्री CC, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर? सुनना, बताओ इस रिएक्शन में अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लूंगी तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन इजीली बनेगा, कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इजीली बनेगा, कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इजीली बनेगा? कौन इजीली कार्बोकेटायन का जनरेशन करेगा? वी नो वेरी वेल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोधनायन की का जो स्थायित्व है वो हम किससे चेक करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है? प्रेरणिक प्रभाव, अति संयुग्मन, उनसे हम चेक करते थे। आपको पता था 3 एल्काइल ग्रुप डोनर ज्यादा है तो पॉजिटिव स्टेबल बनेगा। वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है, आपको बता रखा है मैंने। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन इजीली बन जाएगा, और 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन बेटा इजीली बन गया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इजीली हो जाएगी। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल? हम क्या कह सकते हैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो फटाफट से रिएक्ट करेगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। तो बेटा मुझे ये बताइएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, क्या बोला बेटा मैंने? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होने वाली है? 3 डिग्री अल्कोहल की, उसके बाद बेटा 2 डिग्री, और सबसे बाद में 1 डिग्री अल्कोहल। इट इज़ अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये क्रियाशीलता का क्रम है, किसकी? अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? क्यों है? तो बेटा हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है ना, क्या ये रिएक्टिविटी ऑफ जो अल्कोहल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इजीली। अब वो ZnCl2 की बात करते हैं। देखो जब आप 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? HX, तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 यूज में लेना होता है, और आपको 1 डिग्री 2 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? क्लोरो एल्कीन। ठीक है बच्चा, ठीक है?
क्लोरो एल्केन तो बोलोगे अगर CaCl ले लो, चलो ठीक है। अब बात ये है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसको वैसे आपके दे नहीं रखा NCERT वगैरह में, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रूव प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रूव्स प्रोसेस। हिंदी में भी बता दिया मैंने, ग्रूव्स और प्रोसेस, इसे ग्रूव्स प्रक्रम कहते हैं। क्यों? देखो ग्रुप ने पता है उसे ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। पर मेरी बात सुनिए कि ZnCl2 को यूज़ क्यों किया? क्या ZnCl2 ना लेते तो क्या रिएक्शन ना होती? नहीं हो पाती। क्यों? देखना बेटा, जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, आपको पता है इसका कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होगा। यानी आप जब प्रोटोनेशन करोगे तो ये बॉन्ड टूटने के बाद जो पॉजिटिव आएगा ना, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो जब स्टेबल नहीं रहेगा तो वो कार्बोकेटाइन बनवाएगी। हर इंसान क्या चाहता है? मुझे स्टेबल होना है। और वो स्टेबल ही नहीं तो वो क्यों उस जोन में जाना चाहेगा? आपको कुछ बाहरी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि वो ईजिली रिएक्ट कर जाए कि इस ऐसा करने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यानी वो ईजिली कब फॉर्म कर सकता है? तो जो बेटा आप ZnCl2 की बात करो, थोड़ी सी बात ध्यान रख लो बस इसमें कि ये जो ZnCl2 है, आप बताओ GOC फर्स्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको 2 बताए थे, एक तो जिनके ऊपर चार्ज था और एक जिनके ऊपर चार्ज नहीं था। जिन पे चार्ज नहीं था तो उसमें मैंने 2 टाइप आपको बताए थे, एक जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, एक जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखो ZnCl2 का एग्जाम्पल था कि ZnCl2 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, ZnCl2 इज इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन से ही लुईस अम्ल कहते हैं क्योंकि जिंक के पास रिक्त डी कक्षक होता है। तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर जिंक के रिक्त डी कक्षक में दान कर देता है। रिक्त डी कक्षक नहीं, वेकेंट डी ऑर्बिटल में दे देता है। और जब ये इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? और कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में बदल दिया, ये लो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। मेरी बात सुनो, ये वापस देख लो जैसे ये OH था, ये कोऑर्डिनेट। अब ZnCl2 ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। इस बॉन्ड को वीक बनाने के लिए हमने किसको ऐड किया है? ZnCl2 का। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द ZnCl2? ZnCl2 का क्या रोल है बच्चा? ZnCl2 का रोल है R और O के बीच का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को वीक करना। What is the purpose of addition of ZnCl2? What is the role of the ZnCl2? In the presence of ZnCl2, R bond O becomes weaker. मतलब कि R और O के मध्य का जो बंध है वो कमजोर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर जिंक के रिक्त डी कक्षक में जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने से वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? कोई प्रॉब्लम है इसमें? 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ज़्यादा इजीली हो जाता है बिकॉज कार्बोकेटायन 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। एनी डाउट? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट। अब आगे सुने बेटा, देखो मैं आपको, वैसे तो हम अल्कोहल में पढ़ते हैं, फिर भी मैं अपन को यही, क्योंकि हम जब अल्कोहल की बात ही कर रहे हैं और उसमें हमने HX पढ़ ही लिया, तो देखो मैं आपको चीज़ बता दूं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 वैसे ही आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। अगर आप बोर्ड की बुक देख रहे हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगा बेटा, पर कंपटीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है अपना सिलेबस, कंपटीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही रिमाइंड करवाऊंगी ये चीज़ पे। कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कि निर्जल ZnCl2, निर्जल मतलब विदाउट वाटर वाला, एक्वस नहीं है, एनहाइड्रस है। तो बेटा ये एनहाइड्रस सॉल्ट है ZnCl2। सुनना मेरी बात, इस वाले मिक्सचर को बोलते हैं हम लूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं बच्चा? लूकास रिएजेंट। हिंदी में लिख दूं? लूकास अभिक्रमक। ठीक है, देखिए ये जो लूकास अभिक्रमक है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? इसका क्या यूज है? ये जो लूकास अभिक्रमक है, ये जो लूकास रिएजेंट है बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल कॉमा 2
डिग्री अल्कोहल कॉमा 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। लुकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को विभेदित करने का काम करता है। जैसे मान लो आपके लैब के अंदर 3 बॉटल्स पड़ी है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। किसी रिएक्शन को करने के लिए मुझे 3 डिग्री अल्कोहल की जरूरत पड़ गई, बट मैंने उस पर लेबल करना भूल गई। उस बॉटल में लेबल मतलब उस पर चिपकाना भूल गई कि 1 डिग्री था कि 2 डिग्री था 3 डिग्री था। तो मुझे कोई टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस बॉटल में मैंने 1 डिग्री अल्कोहल भरा है, किस बॉटल में मैंने 2 डिग्री अल्कोहल भरा है और किस बॉटल में मैंने 3 डिग्री अल्कोहल भरा है। ये मुझे क्या करना होगा बेटा, ये मुझे किसी टेस्ट, कोई केमिकल टेस्ट से मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए हम लुकास रिएजेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखना बेटा इधर, ये आपकी बॉटल में 1 डिग्री अल्कोहल वाला, आपके बॉटल में 2 डिग्री अल्कोहल वाला और ये आपके 3 डिग्री अल्कोहल वाला। ठीक है बेटा, सुने ध्यान से, पूरे बॉटल में मत डाल देना लुकास अभिक्रम। उस बॉटल से हम थोड़ा सा सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में लेके हम उसमें एलआर ऐड करेंगे। एलआर बोले तो लुकास रिएजेंट, एलआर बोले तो लुकास रिएजेंट, चाहो तो पूरा लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है बेटा, ये जो है रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्ट नहीं होती है, नो रिएक्शन एट RT का मतलब रूम टेम्परेचर। कक्ष ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। आपको कुछ नहीं पता लग रहा। चलो इस पे आ जाते हैं। इसमें एलआर अब लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये चीज़ समझ गए होंगे ना, ठीक है। पर आप जब एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर करो तो आप आराम से लिख के दिखाना उस एग्जाम में। हम यहाँ शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि हमको पता है एलआर है, और नहीं तो आप लिख लो, इतना टाइम वेस्ट क्यों करो। लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इसमें जैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल वाला, भाई 2 डिग्री अल्कोहल की जो बॉटल थी उससे हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया अलग से, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें लुकास रिएजेंट डाल दिया और लुकास रिएजेंट डाल दिया, 5 से 10 मिनट का वेट किया तो आपको उस टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर की टर्बिडिटी मिलेगी। टर्बिडिटी क्या होती है? आविलता, ही नहीं, विले नहीं होगा उसमें, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी, व्हाइट कलर के फ्लोट करने लग जाएगा। टर्बिडिटी आविलता कहते हैं इसे। मटमैला सा कलर नहीं हो जाता जैसे वाइट 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 ऊपर दिखेगा ऐसे, ठीक है। प्रेसिपिटेट से थोड़ा कम बोल दें उसको। क्या मिलेगी आपको? वाइट टर्बिडिटी मिलेगी। और हिंदी में यानी रिएक्शन तो ऐसे ही हो गया, आपको पता है H+ हटेगा, H2 हटेगा, Cl, पर ऐसा होने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होनी, गरम वरम करोगे तो टूट जाएंगे बॉन्ड। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। कितने मिनट्स बाद में? 5 से 10 मिनट के बाद सफ़ेद आविलता प्राप्त होगी। हिंदी में भी बोल दिया है, सफ़ेद आविलता प्राप्त होगी। ऐसा रिएक्शन को होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। फिर बेटा 3 डिग्री अल्कोहल पे आ जाइए और इसमें आप ऐड कर दीजिए अपना लुकास रिएजेंट। सांद्र HCl, कॉन्सेंट्रेटेड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? सांद्र। वैसे आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र HCl प्लस ZnCl2। कौन सा वाला? एनहाइड्रस, निर्जल। एनहाइड्रस को ही क्या कहते हैं बेटा हम? निर्जल। और कॉन्सेंट्रेटेड को क्या कहते हैं? सांद्र। ठीक है बेटा, इसमें जैसे ही आप उस 3 डिग्री अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ऐड करोगे, वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से सफ़ेद कलर की आविलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इमीडिएटली फॉर्म हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से वाइट कलर का टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या कर सकते हो बेटा? विभेदन। 1 डिग्री अल्कोहल बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल बेटा,
3 डिग्री अल्कोहल, इसमें लिख लो, ये लो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है बच्चा, क्या आपको समझ में आ गया? समझ गए ना बेटा? ये वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारी हेलोजन से, सॉरी ये हमारी किस रिएक्शन थी? अल्कोहल से। आगे बढ़े तो आगे देखें, आगे आपने पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में कहते हैं हेलोजन, हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बेटा इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा, जब कहीं नेम रिएक्शंस की बात आ जाती है ना, तो वो थोड़ी कंपटीशन के व्यू से या फिर बोर्ड के व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अदर रिएक्शंस के कंपेयर में। इसलिए ये हेलोजन विनिमय जो रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन है, इट इज़ ऑल्सो अ नेम रिएक्शन। ठीक है, इसमें 2 रिएक्शन है। क्या है इसमें? 2 रिएक्शन। एक तो आपकी आएगी फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, देखो ये आपने RX, अब आप देखो ये हेलोजन एक्सचेंज है, मतलब कि हेलोजन को क्या कर रहा है बेटा? एक्सचेंज कर रहा है, ये RX है। और बेटा इस RX की रिएक्शन आपको किससे करवानी होती है? NaI से। किसके प्रेजेंस में? इसमें एक सॉल्वेंट हम लेते हैं एसीटोन, एक विलायक लेते हैं, विलायक एसीटोन। बेटा R पे तो पॉजिटिव होता है और X पे नेगेटिव होता है, और NaI में Na पे पॉजिटिव हो गया और I पे नेगेटिव हो गया। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट कर लेंगे, यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा? Ri और ये NX, यहाँ पे ये XCl और Br ले, F में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेरी बात समझ में आई? मत लेना, क्योंकि I को तो एक्सचेंज करना है ना। ठीक है बेटा, अब मेरी बात एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो हेलोजन एक्सचेंज क्यों बोला? बिकॉज हेलोजन इज एक्सचेंज्ड बाय द हेलोजन, हेलोजन को हेलोजन ही क्या कर रहा है? विनिमित कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, हेलोजन का ही हेलोजन से विनिमय हो रहा है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना, क्या डालना? नोट। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस पे नोट पे। हर क्वेश्चन में, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रीजनिंग चलती है, उन रीजनिंग्स को आप अच्छे करता जाएं, आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होगी। आपको यूज़ पता होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाता है। देखें एसीटोन जो है बेटा, वो आपने एज अ सॉल्वेंट काम लिया है, और यहाँ पे आप लिया है NaI। हमारे मन में ये भी तो आ सकता था, क्या इस NaI की जगह हम NaCl लें और NaBr भी तो ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? अभी हमारे पास ये है, जैसे फिंकेलस्टीन ने जब रिएक्शन दी थी उसने NaI लिया था, फिर क्वेश्चन दिमाग में आया कि हम NaCl लेते, हम NaBr लेते तो क्या रिएक्शन हो पाती? तो बच्चा ध्यान देना इस बात पे कि NaCl और NaBr है ना, वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। देखो एक तो आपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, जिन्होंने भी आपके दिमाग में ये डाल रखा है कि किसी बॉन्ड के अंदर आयनिक कम है नेचर, किसी में कोवलेंट। कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोवलेंट में आयनिक कैरेक्टर भी आते हैं और आयनिक में कोवलेंट भी कैरेक्टर आता है। फैजाज रूल पढ़ा है आपने, ठीक है? डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं हम। तो NaCl और NaBr में आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से, आयनिक नेचर ज़्यादा होने की वजह से दीज आर नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन, ये एसीटोन विलायक में विलयशील नहीं होंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई NaI है ना, उसमें I का साइज बड़ा है, और जब आपने फैजान्स रूल पढ़ा होगा, फायंस का नियम, कि छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, स्मॉलर केटायन और लार्जर एनायन, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। नहीं पता तो ध्यान रख लेना इसको, फैजान्स का रूल। किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजक गुण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन।
कैटायन के साइज के इन्वर्सली और एनायन के साइज के डायरेक्टली। बड़ा एनायन, कैटायन छोटा होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होते हैं। अभी मैं फाइनेंस नियम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। सारा कचरा हो जाएगा ना एक जगह, फिर इतना मैंने आपको बता दिया। बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार एग्जाम में इसके, किसी भी टाइप का, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। चलो वो बात की बातें सारी। कोवेलेंट कैरेक्टर समझ में आ, तो मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे मैं NaI और भी लिख लेते हैं। मेरा बात बताओ बेटा, Na तो कॉमन है ना सब में, Cl, Br और I का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगी, यानी ये कोवेलेंट है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और कोवेलेंट होने की वजह से ये एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा। लाइक डिसॉल्व, लाइक सेम को डिसॉल्व करता है। तो एसीटोन इज अ पोलर एप्रोट्रिक सॉल्वेंट। कई लोग इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, इट इज अ नॉट नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, इसमें पोलैरिटी है। आप देखें एसीटोन, व्हाट इज एसीटोन, आपको नेमिंग में बताया हुआ है मैंने बेटा। एसीटोन क्या होता है, CH3 पोलर तो है ही, डाइपोल मोमेंट है इसका, इट इज नॉट नॉन पोलर कंपाउंड, इट इज अ पोलर एप्रोट्रिक सॉल्वेंट। ये क्या है, ये सब बात की बातें पढ़ाएंगे हम, जब SN1 SN2 पढ़ाऊंगे ना तब आपको लगेगा देखो क्या है पोलर प्रोट्रिक, पोलर एप्रोट्रिक। अभी समझे, एंड लाइक डिसॉल्व, लाइक के कॉन्सेप्ट से क्या है, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, सो इट इज डिसॉल्व्ड इन एसीटोन, कि NaI एसीटोन में विलय हो जाता है, बट NaCl और NaBr में आयनिक गुण होने की वजह से ये एसीटोन विलायक में अवक्षेपित हो जाते हैं। जब ये अवक्षेपित हो गए, नीचे बैठ गए, अवक्षेपण हो गया इनका, तो फिर ये कहाँ से इसको Cl देगा, कहाँ से इसको Br देगा। मेरी बात समझ में आई, घुलेगा तो I- फ्री होगा, तब जाके वो उसको रिप्लेस कर पाएगा। यहाँ तो ये NaCl NaBr अवक्षेपित हो गए, ये डिसॉल्व भी नहीं हुए। तो नोट लगा के लिख लें, नोट लगा के लिख लें कि इन अ फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट कर दूंगी सेंटेंस। इन अ फिंकेल्स्टीन रिएक्शन NaCl and NaBr are not used because these are ionic compound, so these are insoluble in acetone, these are precipitated, ये precipitated हो जाते हैं किसमें, एसीटोन में, these are precipitated out in acetone। और अगर हिंदी में बात करें तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में NaI के स्थान पर NaCl और NaBr को काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आयनिक गुण होने के कारण यह एसीटोन विलायक में अवक्षेपित हो जाते हैं। नोट डाल के लिख लेना। क्या करना, एक बार और सुन लेना वीडियो को, मैंने क्या बोला है। NaI के स्थान पर NaCl और NaBr काम नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि वहाँ पे विलायक हमने एसीटोन ले रखा है और एसीटोन विलायक में NaCl और NaBr डिसॉल्व नहीं होंगे। हाँ ये जरूर है, विलायक मैंने बदल दूँ तो शायद रिएक्शन हो जाए, शायद क्या हो जाएगी फिर तो, पर ये रिएक्शन फिंकेल्स्टीन की है, हम चेंज नहीं कर सकते भैया साहब, जिसने बोला है वो लिखना है हमको। इससे बोलते हैं नेम रिएक्शन, उन्होंने दे दी उसको मानना है, फिर उसके अंदर लगा रहे कि ये ले लेते, ये ले लेते तो क्या होता, वहाँ नहीं ले सकते भैया। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इन्हीं के मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपसे, या फिर एक रिएक्शन और बता दूं क्या, एक छोटी सी रिएक्शन, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हैलोजन एक्सचेंज है ना ये, तो एक अब इसमें एक दूसरी रिएक्शन आएगी, स्वाड रिएक्शन, स्वाड अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसमें क्या करना बेटा, वही हैलोजन विधि में RX, इसमें AgF ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, AgF की जगह आप Hg2F2 SbF3CO, ये SbF3 और भी है, दिखेगा नहीं, आप उधर नीचे बता देंगे बाद में, ठीक है। AgF Hg2F2 SbF3 COF2, ये सब हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं। जब ये यूज़ में लेंगे तो वही हैलोजन को एक्सचेंज कर लेगा, AgX तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और AgX बाहर आएगा तो RF बन जाएगा, और ये आपके क्या बन गया, AgX बन गया। तो इसमें भी हैलोजन ने हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया, ये X आपके लिए Cl हो सकता था, Br हो सकता था, I। आप ढंग से याद करें कि फ्लोरो एल्केन को हम हैलोजिनेशन से नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव, रैपिडली अनकंट्रोल्ड रिएक्शन थी कि नहीं थी बेटा, थी ना। तो क्या स्वाट इज अ गुड मेथड, स्वाट से हम इजीली RF बना सकते हैं। उसमें AgF ले लो, RX रिएक्शन कैसे करवाओ, AgF से, Hg2F2 से, SbF3 से और COF2 से, इनसे रिएक्शन करवाओगे तो ये X- हट जाएगा और F लग जाएगा, Hg2F2 लेंगे तो 2 मोल से रिएक्ट हो जाएगी। मेरी बात आपको क्लियर है। हैलोजन एक्सचेंज कितनी है बेटा, 2।
कौन कौन सी? फिंकेस्टीन और स्वाट। फिंकेस्टीन में RX की रिएक्शन NaI के साथ एसीटोन सॉल्वेंट यानी विलायक की उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन सॉल्वेंट में करवाएंगे तो RI प्रोडक्ट बनेगा। RI को क्या बोलेंगे हम? एल्काइल आयोडाइड। हिंदी में लिखोगी क्या? हिंदी तो अब आती है आपको। एल्काइल को एल्किली तो बोलते हैं, और क्या कहते हैं? एल्किल आयोडाइड। मेरी बात क्लियर है बच्चा? और एक दूसरी कौन सी? स्वाट। सिंपल सी रिएक्शन, RX की रिएक्शन AgF से करवा दिया, AgX बाहर आ गया, RF लग गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ 2 रिएक्शन बची होगी, 2 या 3, वो कंप्लीट करके उस नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस को ढंग से पढ़ लेना। ओके बेटा, बाय बाय।